नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बॉबी। मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल मिशन पॉजिटिव यूपीएससी में आप सभी का। आज मैं लेके आया हूं 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड का साइंस का चैप्टर नंबर 8 रिप्रोडक्शन। हाउ डू रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है सीबीएसई बोर्ड के लिए। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत कम स्कूलों में ये चैप्टर पढ़ाया जाता है। खासकर गवर्नमेंट स्कूल के टीचर तो इसे बहुत ही कम पढ़ाते हैं। चलिए, तो हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपको इस चैप्टर से हर एक इम्पोर्टेंट चीज़ हम आपको इस वीडियो के अंदर कलेक्ट करने वाले हैं। और अगर आपको लास्ट में वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, तो इस बार इस टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं। तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो इस बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जनन वह प्रक्रिया है। जनन क्या है? जनन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा सजीव यानी कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो क्या है? रिप्रोड्यूस अ प्रोसेस विच प्रोसेस रिड्यूस अ इंडिविजुअल स्पीसीज, यानी कि ये जनन एक प्रक्रिया है जिसके अंदर लिविंग थिंग्स अपने जैसे लिविंग थिंग्स को उत्पन्न करते हैं। जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जनन क्या है? जनन जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अब बात करते हैं आपके अगली कोशिका, यानी कि जो सेल होती, कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाले गुणसूत्र, यानी कि जो सेल्स के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें गुणसूत्र यानी कि डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म पूछी जाती है कई बार, तो डीएनए की फुल फॉर्म आपकी यहाँ पर होगी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस अम्ल के अणुओं से अनुवांशिक गुण होते हैं। ये क्या होते हैं? ये हमारे फैमिली से अनुवांशिक गुण होते हैं जो हमारी एक फैमिली से दूसरी फैमिली में ट्रांसफर होते हैं। डीएनए क्या करता है? डीएनए एक प्रकृति बनाता है, एक नेचर बनाता है और नई कोशिकाओं का जनरेट करता है। यानी कि डीएनए क्या करता है? अपने आप को डेवलप करके नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। इन कोशिकाओं में विभिन्नता यानी कि वेरिएशन होती है और ये कोशिकाएं एक समान होती हैं परंतु समरूप नहीं। यानी कि कोशिकाएं समान तो होती हैं, जैसे देखने में तो समान है लेकिन समरूप नहीं है, बराबर नहीं होती। बात करते हैं विभिन्नता का महत्व, यानी कि वेरिएशन का इंपोर्टेंस क्या है, टाइप्स ऑफ वेरिएशन। तो सिंपल सी बात है, लंबे समय तक प्रजाति यानी कि स्पीसीज को उत्तर जीवित बनाए रखने में उपयोगी, यानी कि लॉन्ग टाइम तक लॉन्ग टाइम एगो तक इनको जीवित रखने के लिए, इनकी स्पीसीज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वेरिएशन बहुत जरूरी है। और वेरिएशन क्या है? एक तरफ से एक तरह का विकास है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कितने प्रकार के जनन होते हैं। तो जनन के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे पहला अलैंगिक जनन, आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर बात करते हैं लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले बात जो हम करेंगे वो बात करने वाले हैं आज लैंगिक जनन की। ठीक है, एकल जीव, अब लैंगिक जनन सॉरी अलैंगिक जनन में एकल जीव नए जीव उत्पन्न करते हैं, यानी कि इसमें कैसा सिंगल जीव होता है। इसमें कैसे सिंगल जीव होते हैं और वो नए जीवों का उत्पादन करते हैं। इसमें युग्म जन का निर्माण नहीं होता, युग्मक का निर्माण नहीं होता है, यानी कि इसमें ह्यूमन जर्म्स या मेल जर्म्स का निर्माण नहीं होता, यानी कि कॉपलर का निर्माण नहीं होता। नए जीव अपने पिता के समान और सपरूप होते हैं, यानी कि अलैंगिक जनन में वेरिएशन नहीं होती है। जो जीवों का निर्माण होता है वो अपने पिता के समान ही होते हैं। सतत गुणन के लिए बहुत उपयोगी है और ये निम्न वर्ग के जीवों में पाया जाता है। बात करते हैं थोड़ा लैंगिक जनन के बारे में, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो एकल जीव जरूरी है, जिसके अंदर एक फीमेल बॉडी और एक मेल बॉडी की जरूरत होती है, यानी कि एक नर और एक मादा जब आपस में मिलकर नए जीव का उत्पादन करते हैं तो इसमें ह्यूमन सेल और ह्यूमन जर्म सेल्स एंड फीमेल जर्म सेल्स, यानी कि मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल्स मिलते हैं और जब वो आपस में मिलते हैं तो एक नए जीव का उत्पादन करते हैं। जो इसमें नया जीव होगा वो आनुवांशिक रूप से पृथक जीवों के समान होगा, यानी कि इसमें जो नया जीव का निर्माण होगा
वो पृथक तरीके से अपने पेरेंट्स के जैसा होगा, लेकिन समरूप नहीं होगा। जैसे हमारे पेरेंट्स में क्या है, हमारे पेरेंट्स के 2 हाथ हैं, हमारे भी 2 हाथ। ऐसे ही समानता तो है, लेकिन समरूप नहीं है हमारे अंदर, क्योंकि डीएनए क्या करता है, डीएनए कुछ अपनी नई सेल बॉल बनाता है, प्रकृति है उसकी। तो इसकी वजह से विभिन्नता आती है, और विभिन्नता सहायता करती है उच्च वर्ग के जीवों में पाया जाता है और लंबे समय तक अपनी स्पीसीज को बनाए रखने। अब बात करते हैं अलैंगिक जनन की विधियां, यानी कि अलैंगिक जनन कितने तरीके से होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कितने मेथड होते हैं अलैंगिक जनन के, यानी कि असेक्सुअल। सबसे पहला विखंडन, जिसे फैशन कहते हैं। इस प्रक्रम में एक कोशिका 2 या 2 से अलग भागों में क्या हो जाती है, टूट जाती है। देखिए वो कह रहे हैं विखंडन का मतलब ही होता है टूट जाना। विखंडन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय होके अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। ठीक है। विखंडन का सबसे पहला जो पार्ट है वो बाइनरी सेक्शन है, यानी कि द्विखंडन। द्विखंडन जब कोई सिंगल सेल, जब कोई एकल जीव, एक कोश के जीव, सिंगल सेल एनिमल्स जब अपने आप को दो कोशिकाओं में विभाजित कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं, द्विखंडन। इसके अंदर आपका अमीबा का चित्र आपको दिख रहा होगा, कैसे डेवलप करके ये अमीबा अपने आप को 2 बेबीज में डेवलप कर लेता है। अब बात करते हैं इसी के नीचे लसमानिया, तो लसमानिया भी कैसे अपने आप को यहाँ पर डेवलप कर लेता है। अब बात करते हैं मल्टी फैशन, यानी कि बहुखंडन की। तो बहुखंडन की बात करेंगे हम, तो जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, यह है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक इस प्रकार का गोल सी फिगर होती है इसकी, और ये क्या करता है, अपने अंदर बहुत सारी सेलों का जन्म दे देता है, मतलब बहुत सारी सेलों को डेवलप करता है अपने अंदर। पहले इसके अंदर एक सेल होती है, इसके बाद ये बहुत सारी सेल। तो ये हो गया आपका प्लाज्मोडियम। क्या हो जाएगा आपका, प्लाज्मोडियम हो जाएगा। प्लाज्मोडियम क्या करता है, एक साथ बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, इसे क्या कहते हैं, बहुखंडन, यानी कि मल्टीपल फैशन। टाइप्स ऑफ सेकेंड आता है जो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है फर्गमेंटेशन। फर्गमेंटेशन का मतलब है खंडन करना। इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित हो जाते हैं, यानी कि सरल कोशिका, सिंपल सेल होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं, लेकिन ये विकास करके अपने आप को क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर लेते हैं, और टुकड़े वृद्धि करके क्या हो जाते हैं, नए जीवों में विकसित हो जाते हैं। एग्जाम्पल है स्पाइरोगाइला। फिर आता है आपका पुनरुद्भवन या कि पुनर्जनन, इसे इंग्लिश में एक ही नाम कहते हैं, रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है दोबारा से जनरेशन को करना। इस प्रक्रम में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, यानी कहने का मतलब है जब कोई जीव किसी कारणवश टुकड़ों में टूट जाता है, तो वो नए टुकड़ों में जीव विकसित हो जाते हैं, यानी कि उसी में अपने आप को डेवलप कर देते हैं। और ये प्रक्रम प्लेनेरिया और हाइड्रा, हाइड्रा एरा और ये आपका प्लेनेरिया, ये टूट जाएंगे तो अपने आप को एक अडल्ट के रूप में, जितना भाग टूटेगा उसको ही अलग एक नए जीव के रूप में डेवलप कर देंगे। बात करते हैं नया बडिंग, जिसे हिंदी में मुकुलन कहते हैं। इस प्रक्रम में जीव शरीर पर एक उभार उत्पन्न हो जाता है। शरीर पर क्या हो जाता है, एक उभार उत्पन्न हो जाता है। जैसे ये हुआ यहाँ छोटा, फिर यहाँ थोड़ा डेवलप हुआ। जब ये पूर्ण रूप से डेवलप हो जाएगा तो इस पेड़ से अलग होकर अपना एक नया जीवन व्यतीत करेगा। अब आता है स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि बीजांड समाधान। कुछ जीवों में तंतुओं के सिरे पर बीजांड धनी होते हैं, यानी कि तंतु, जो तंतु है उसके सिर पे ये बीजांड धनी है, जिसके अंदर बहुत सारे गोल बीजांड होते हैं, और बीजांड गोल संरचना होती है, और इसमें मोटी भित्ति संरक्षित होती है। अनुकूल परिस्थिति बदलने पर बीजांड में वृद्धि करने लगते हैं, और वहां से क्या हो जाते हैं, स्पोर्स निकलते हैं, और ये दोबारा से नए जीवों का निर्माण कर देते हैं, जैसे कि ये। अब बात करते हैं कार्यक प्रवृत्ति। कार्यक प्रवृत्ति का मतलब होता है कुछ ऐसे नए पौधों को उगाना। कार्यक पद्धति का मतलब कुछ ऐसे नए पौधों को उगाना, जैसे जड़ से, तना से, पत्ती से आदि से अगर किसी पेड़ को उगाया जाता है तो उसे कार्यक पद्धति कहते हैं। यानी कि नेचुरल वेजिटेशन भी कह सकते हैं, यानी कि प्राकृतिक विधियां हो सकती हैं। जैसे जड़ द्वारा डहलिया डहलिया शिकरकंदी हो जाता है, तने द्वारा आलू अदरक हो जाता है, पत्तियों द्वारा बायोफिल्म की पत्ती कोर पर कलियां होती हैं जो विकसित होकर नए पौधे बना देते हैं। कुछ कृत्रिम यानी कि ह्यूमन मेड भी कुछ बनाई गई हैं, जैसे रोपण, आम की अच्छी फसल करने के लिए रोपण बनाई गई है, गुलाब की कर्तन टहनी काट के, लेयरिंग की चमेली, ये बहुत सारी। बात कर लेते हैं थोड़ा ऊतक संवर्धन की।
यानी कि टिशूज संवर्धन क्या है, तो इस विधि में शाखा के सिरे पर कोशिकाएं लेकर उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है। यानी कि जो इसकी शाखाएं हैं, यानी कि सेल्स को लेके पोषक यानी कि न्यूट्रिशन दिया जाता है। ये कोशिकाएं गुणन कर कोशिका के गुच्छे, जिसे कैलम कहते हैं, में परिवर्तित हो जाते हैं। कैलम का हार्मोन माध्यम में रखा जाता है, जिसमें भेदन होकर एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है और फिर इसे क्या करते हैं, मिट्टी में गाप देते हैं। ये किसी लिए होते हैं, आर्टिक्स और सजावटी पौधे हो सकते हैं। कार्यक प्रवृत्ति के लाभ क्या है, तो कार्यक प्रवृत्ति के लाभ हैं कि ऐसे पौधों को भी हम उगा सकते हैं जिनमें बीज नहीं होते, जैसे केला, गुलाब, ठीक है, इन पौधों को उगा सकते हैं। बीज रहित पौधों को उगाने में मदद मिल जाएगी। पौधे उगाने का सबसे सस्ता और सरल तरीका भी हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लैंगिक जनन नर व मादा युग्मक के मिलने से होता है। यानी लैंगिक जनन जब होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है, जब मेल जर्म सेल्स और फीमेल जर्म सेल्स आपस में मिल जाते हैं और मिलने से युग्मक बनते हैं, और मिलने के इस प्रक्रम में जब निषेचन होता है यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, तब संपत्ति यानी कि संतति विभिन्नता उत्पन्न होती है। यानी कि आने वाली जो इनसे बच्चा पैदा होगा उसके अंदर वेरिएशन आएगी। बात करते हैं पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स प्लांट। फूल पौधों का जननांग है। फ्लावर्स के अंदर जननांग कौन सा है, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन पार्ट्स कौन सा है, तो वो है फ्लावर्स। एक फूल के मुख्य भाग, फ्लावर्स के जो मुख्य भाग होते हैं वो बाह्यदल यानी कि बाहर वाला, फिर पंखुड़ी जो पंख होते हैं, स्त्री और पुरुष वाला पार्ट्स। फूलों के प्रकार, फूल दो प्रकार के, उभयलिंगी और एकलिंगी। उभयलिंगी का मतलब होता है ऐसा फूल जिसके बीज के दो पार्ट्स होते हैं। जैसे आपने गेहूं, मटर, चना देखे हैं, इसको आप फोड़ोगे तो इसके दो पार्ट्स होंगे। लेकिन पपीता और तरबूज का एक ही पार्ट्स होता है। जिसमें एक पार्ट्स होता है उसे एकलिंगी कहते हैं, जिसमें दो पार्ट्स होते हैं उसे उभयलिंगी कहते हैं। उभयलिंगी का मतलब है स्त्री केसर और पुकेसर दोनों उपस्थित होते हैं, और एक लिंगी का अर्थ है सिर्फ स्त्री केसर या पुकेसर में से कोई एक ही वहां पर उपलब्ध होना। ठीक है। और उभयलिंगी कहाँ पर होता है, जैसे पपीता हो गया, तरबूज हो गया, और सॉरी, उभयलिंगी सरसों और गुड़हल, एक लिंगी पपीता और तरबूज। अब बात करते हैं पुष्प की संरचना की बात कर लेते हैं। तो पुष्प की संरचना की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। पहले पुष्प का क्या कहते हैं, डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा पुष्प का क्या है, डायग्राम है। ठीक है, पुष्प का डायग्राम देखिए, ये रहा। ये ये जो आपको ये जर्म सेल दिख रही है, ये आपका फीमेल बॉडी के पार्ट्स है पूरा। ठीक है। बाकी आपको ये जो इस साइड के तीन तंतु या जो इस साइड के तीन तंतु दिख रहे हैं, ये मेल बॉडी है। तो सबसे पहले मेल बॉडी की बात करते हैं। तो ये जो तंतु है इसे कहते हैं परागकोश यानी एंथर्स, और जो ये नीचे यहाँ पर इसे कहते हैं तंतु यानी कि फिलामेंट। और परागकोश के अंदर ये फिलामेंट भरे होते हैं। परागकोश के अंदर क्या होते हैं, ये तंतु यानी कि फिलामेंट भरे होते हैं, जो किसी जानवर की वजह से या हवा के चलते क्या करते हैं, ये फिलामेंट गति कर जाते हैं यहाँ से फीमेल बॉडी के स्टेगिमा में। स्टेगिमा में जब ये जाते हैं तो इसके स्टेगिमा में इनका मिलन होता है। इसके बाद स्टेगिमा के रास्ते ये क्या कहते हैं, स्टाइल, स्टाइल के रास्ते चलते चलते कहाँ पहुंच जाते हैं, अंडाशय में चले जाते हैं, जहां पर इनका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। और इस पूरे की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पिस्टल्स कहते हैं, यानी स्त्री केसर। और यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि निषेचन होता है, और निषेचन होने के बाद यहाँ पर बीजांड यानी कि बीज का निर्माण होता है। ये जो आपको पिंक कलर की दिख रही हैं, इन्हें पंखुड़ी कहते हैं। पंखुड़ी यानी कि पेस्टल, और बाह्यदल यानी कि सेपल्स। ठीक है। ये आपका चित्र था अनुदैर्घ्य पृष्ठकाष्ठ ऑफ पुष्प की, यानी कि लॉन्गिट्यूडल सेक्शन ऑफ फ्लावर्स। बात करते हैं इसके अंदर बीज निर्माण कैसे होता है, यानी कि इसके अंदर जो सीड्स होता है वो कैसे बनता है। तो परागकोश में परागकण हवा, पानी या जंतु फूल के वर्तिकाग्र सौ पराग दूसरे फूल वर्तिकाग्र में स्थानांतरित हो जाते हैं। यानी कि जो परागकोश के जो फिलामेंट होते हैं वो हवा, एयर्स, वाटर या एनिमल के द्वारा दूसरे प्लांट के सिग्मा में, सिगमेंटल में, यानी कि दूसरे के प्लांट के सिग्मा में पहुंच जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, उसके जरिए स्टाइल्स के होती हुई कहाँ, ओवरी में पहुंच जाते हैं।
परागकण से एक नालिका विकसित होती है जिसे वर्तिकाग्र होते हुए बीजांड तक पहुंचते हैं, यानी कि स्टाइल के रास्ते से ये कहां तक, बीजांड यानी कि ओवरी के सीड्स पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। अंडाशय के अंदर नए मादा युग्मक का निषेचन होता है। अंडाशय के अंदर इन दोनों का क्या होता है, निषेचय होता है। निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है और फीमेल बॉडी का जर्म सेल्स और मेल बॉडी के जर्म सेल्स आपस में मिल जाते हैं और जिसे निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। युग्मजन विभाजित होकर भ्रूण यानी कि जायगोट का निर्माण करते हैं और बीजांड एक कठोर आवरण हो जाता है। और जब इसमें बीजांड का रूप यानी कि जायगोट बन जाता है तो जायगोट के लिए एक कठोर आवरण तैयार किया जाता है उस बीज को प्रोटेक्शन करने के लिए, और इसका बाकी जो भाग है वो टूट जाता है और अंडा से फल में बदल जाता है और फूल के अन्य भाग क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। अब थोड़ा बात करते हैं काम कैसे करती है, तो थोड़ा बात कर लेते हैं। क्या है, ये है पराग कोश। ये पराग कोश हैं जो कि हवा, एनिमल्स या किसी के द्वारा इसके अंदर आए। पराग कोश जैसे ही वर्तिकाग्र पे आए यानी कि सिग्मा में आए, सिग्मा के जरिए नर युग्मक यानी कि मेल जर्म सेल्स, ये दिख रहे होंगे आपको, यहाँ डॉट दिख रहा है, ये मयक जर्म सेल्स एक पराग नली पॉलन टिप के द्वारा ओवरी की तरफ बढ़ती जाती है और ये मादा यानी कि फीमेल जर्म सेल्स यहाँ पर अंडा करते हैं, मैच करते हैं यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं और जब ये मिल जाते हैं तो बीजांड का निर्माण करते हैं। और ये जो आपका है वर्तिकाग एवं पराग कणों का अंकुरण है कि कैसे ये फर्टिलाइजेशन होता है और कैसे बीजांड का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं, यहां तक तो हम फ्लावर्स पे बात कर रहे थे, अब बात हम करने वाले मनुष्य में प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। मनुष्य में प्रजनन कैसे होता है। मनुष्यों में लैंगिक जनन होता है, सबको पता है। मनुष्यों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बात करते हैं लैंगिक परिपक्वता यानी कि ह्यूमन मेच्योरिटी, सॉरी अडल्ट या लैंगिक सेक्सुअल मेच्योरिटी की बात करते हैं। तो सेक्सुअल मेच्योरिटी का मतलब है जीवन का वह काल जब नाड़ु और माद्रा में अंड कोशिकाओं का निर्माण शुरू हो जाता है को किशोर अवस्था, इस अवधि को यौन आरंभ में कहते हैं। वो कहते हैं कि जब ये उस समय, ये वह समय है जब नर में यानी कि मेल बॉडी के अंदर शुक्राणु यानी कि स्पर्म और फीमेल बॉडी के अंदर अंडाणु कोशिका यानी कि ओवरी के अंदर एग का निर्माण होना शुरू हो जाता है। उसे किशोर अवस्था यानी कि यौनारंभ, अडल्ट या अडल्ट यौनारंभ कहते हैं। यौनारंभ पर परिवर्तन यानी कि जब यौनारंभ आता है तो इसमें किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, यानी कि लैंगिक परिपक्वता आएगी जब, तो क्या होगा, तो क्या परिवर्तन, तो किशोरों में, किशोरों का मतलब होता है लड़के और लड़कियां जब दोनों ही अडल्ट होते हैं, जब दोनों ही जवान होते हैं तो दोनों में कुछ समान बदलाव आते हैं। जैसे कांख या जननांग के पास गहरे बालों का उगना, यानी कि जो आपकी कांख है और जो आपके जनन अंग हैं, जो फीमेल बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स हैं, वहां पर बालों का उगना। दूसरा, आपकी जो स्किन है उसका तेलीय हो जाना, मुंह से निकल आना, ये भी आपके इसके उदाहरण हैं। अब बात करते हैं कि गर्ल्स ओनली, लड़कियों में क्या बदलाव देखने को आपको मिलेंगे जब वो एक मेच्योरिटी हासिल करेंगे, एक अडल्ट हासिल करेंगे, जब वो अपने आप को, तो उनके स्तन, स्तन यानी कि उनके जो चेस्ट होता है उस चेस्ट में वृद्धि होती है और रजोधर्म यानी कि उनको पीरियड्स आने लगते हैं। अब लड़कों में भी कुछ बदलाव होते हैं, चेहरे पर घनी दाढ़ी मूछ निकलना और आवाज का फटना, ये लड़कों के अंदर के बदलाव होते हैं। ये परिवर्तन संकेत देखते हैं कि लैंगिक परिपक्वता आ गई है, इनकी सेक्सुअल मैच्योरिटी आ रही है। अब बात करते हैं नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि नर के अंदर यानी कि जो मेल बॉडी है उसके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। तो सबसे पहला और जो इम्पोर्टेंट है वो है वृषण यानी कि टेस्टिस। टेस्टिस क्या है, ये आपके बाहर वृषण, टेस्टिस यानी वृषण, उदार गुहा के बाहर वृषण कोश में, यानी कि ये फीमेल बॉडी के सॉरी मेल बॉडी के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। विसरण कोश तापमान तुलनात्मक रूप में कम होता है, यानी कि ये लोअर टेम्परेचर में रहता है क्योंकि इसे शुक्राणु बनाने के लिए कम टेम्परेचर की जरूरत होती है और यहाँ पर मेल जर्म सेल्स का निर्माण होता है। विसरण एक ग्रंथि है जो इसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है। विसरण एक ग्रंथि है
जो क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कार्य क्या है, तो शुक्राणुओं को नियंत्रण करना, लड़कों में यौन आरंभ यानी कि लड़कों को लिए लैंगिक परिपक्वता लाना, उनको मतलब एक अडल्ट की तरफ ले जाना। अब बात करते हैं शुक्रवाहिनी यानी कि एक ट्यूब्स होती, टेस्टिस ट्यूब। ये शुक्राणुओं को विषाणु के तक शिशन पहुंचाती। ये क्या करती है, ये शुक्राणुओं को विषण से लेके शिशन यानी कि पीनस के रास्ते शरीर से बाहर पहुंचाने का काम करेगी, पीनस तक भेजेगी यानी शिशन। फिर आता है आपका मूत्र मार्ग, यूरेट्रा। यह मूत्र और वीर्य दोनों को बाहर ले जाने का मार्ग है और बाहरी आवरण द्वारा इसे शिशन कहते हैं। यानी मूत्र मार्ग है, शिशन पीनस। ये क्या करता है, ये मूत्र और वीर्य यानी कि हमारा जो यूरिया है और जो स्पर्म है, दोनों को बाहर ले जाने का एक मार्ग है और बाहरी बनावट के रास्ते से इसे शिशन यानी कि पीनस कहा जाता है। चौथा जो इम्पोर्टेंस पार्ट है वो संबंधित ग्रंथियां हैं, जो शुक्राशय ग्रंथि और प्रोटेस्ट ग्रंथि, इसको इंग्लिश में भी प्रोटेस्ट ग्रंथि ही कहते हैं, वह शुक्र वाहिनी में डालते हैं, जिससे कि हमारे जो शुक्राणु हैं वो तरल माध्यम में आ जाते हैं और यह माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है, साथ ही स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर करने में बहुत मदद करता है। अब बात करते हैं चित्र की, तो ये आपका नालिका, मूत्र नालिका है। ये आपका यूरेथ्रा है यानी कि मूत्राशय है, यहाँ पर आपका यूरिया इकट्ठा होता है। ये आपका शिशन यानी कि पीनस है। ये आपका विषण कोश है, यूरेथ्रा कक्ष। ये आपके विषण है यानी कि यूरेथ्रा। और ये है आपकी शुक्राशय की शुक्र वाहिनी, जो आपके बॉडी से बाहर लेके जाती है शुक्राशय को। अब बात करते हैं फीमेल बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, यानी कि मादा जनन तंत्र क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। बात करते हैं सबसे पहले फीमेल के अंदर है जो है अंडाशय, जिसे ओवरी कहा जाता है। इसके अंदर मादा जर्म सेल्स, अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है, यानी कि मादा जर्म सेल जिसे एग कहते हैं, उसका निर्माण अंडाशय यानी ओवरी में होता है। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व, यानी कि जब किसी गर्ल्स या लड़की का जन्म होता है तब उसके बॉडीज के अंदर हजारों अंडे परिपक्व होते हैं, लेकिन वो अपरिपक्व होते हैं, सही से परिपक्व नहीं होते हैं। जब वो एक अडल्ट की तरफ जाती है तो उससे कुछ अंडे परिपक्व होने लगते हैं। दो में से एक अंडाशय द्वारा हर महीने परिपक्व अंडा उत्पन्न किया जाता है, इनकी इनके पास कितने, इनके पास भी दो दो अंडाशय होते हैं और दोनों में से हर महीने में एक एक अंडाशय परिपक्व होता है। अंडाशय स्ट्रोजन और प्रोटेस्टजन हार्मोन उत्पन्न करता है। तो अंडाशय दो प्रकार के हार्मोन उत्पन्न करता है, एक स्ट्रोजन और एक प्रोटेस्टजन। बात आता है अंडवाहिका, जिसे फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब्स क्या कहती है, फैलोपियन ट्यूब्स अंडाशय से अंड को ले जाकर गर्भाशय तक स्थानांतरित करती है, यानी कि यूरेथ्रा तक ले जाती है। ओवरी से यूरेथ्रा तक ले जाने का काम फैलोपियन ट्यूब्स का हो जाता है। और फैलोपियन ट्यूब्स में ही निषेचन की क्रिया होती है, यानी कि मेल जर्म सेल्स और फीमेल जर्म सेल्स का जो मिलाप होता है वो आपका फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर ही होता है। अब बात करते हैं आपका गर्भाशय यूरेट्रस। यूरेट्रस यह एक थैलीनुमा संरचना होती है, यहाँ पर शिशु का विकास होता है। यानी कि यूरेथ्रा क्या है, एक बैग बैग के जैसी थैली के अकॉर्डिंग एक आकृति होती है जहां पर बच्चे का निर्माण होता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। और गर्भाशय कहाँ खुलता है, तो देखिए बात करते हैं। ये है आपका अंडाशय ओवरी। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो आकृति है इसे कहते हैं फैलोपियन ट्यूब्स यानी अंडवाहिका। ये दोनों तरफ है। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपका गर्भाशय, जहाँ पर बच्चे का विकास होता है। ये आपकी कुछ स्प्रेंग नुमा जो आकृति दिख रही है इसे ग्रीवा कर्विक्स कहते हैं। और लास्ट का जो ये पार्ट्स होता है इसे आप योनि यानी कि वर्जाइना कहते हैं। ये फीमेल बॉडी का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। जब अंड कोशिका का निषेचन होता है, यानी कि जब एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उस समय क्या प्रोसेस होता है, तो निषेचन अंड युग्जक कहलाता है। यानी कि निषेचन क्या कहलाता है, जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तो एक नई जर्म सेल्स का निर्माण होता है जो गर्भाशय में रोपित होती है। और गर्भाशय में रोपण के पश्चात युग जन्म में विभेदन और भ्रूण का निर्माण हो जाता है, यानी कि जायगोट का निर्माण होता है। तो सबसे पहले जब फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस हो जाता है
तो वहां पर गर्भ में एक नई सेल्स बनती है जिससे किसका जायगोट का निर्माण होता है। यहाँ पर एक प्लेसेंटा है, ये एक विशिष्ट ऊतक जिसकी तस्तरी नुमा संरचना गर्भाशय में धसी होती है, जिसका कार्य प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा एक तस्तरी नुमा एक आकृति होती है और इसके महत्वपूर्ण काम क्या होते हैं कि जो फीमेल बॉडी के अंदर एक क्या जायगोट बना है, जो भ्रूण बना है, जो बेबीज बना है, उसे माँ के ब्लड से ग्लूकोज और ऑक्सीजन जैसे रक्त पोषक तत्वों को प्रदान करना तथा जो उसके अंदर जायगोट है उसके द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ निकाले जा रहे हैं उन्हें बॉडी से बाहर निकालने का काम भी क्या करता है? प्लेसेंटा करता है। अंडे के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं कि यानी कि प्रेगनेंसी टाइम पीरियड। तो प्रेगनेंसी टाइम पीरियड आपका कितने टाइम्स का होता है? तो प्रेगनेंसी टाइम पीरियड की अवधि आपकी लगभग 9 महीने की होती है। कितने? 9 मंथ्स। अब बात करते हैं कि जब एग यानी कि अंडे का निषेचन नहीं होता है, यानी कि जब मेल्स जर्म सेल्स और फीमेल जर्म सेल्स आपस में नहीं मिलते हैं, तब क्या होगा? जब फीमेल जर्म सेल्स और मेल जर्म सेल्स नहीं मिलेंगे तो निषेचन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा यानी कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जायगोट का निर्माण नहीं होगा। हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचन अंड प्राप्त करने के लिए तैयार करता है, यानी कि अपने आप को तैयार करता है। जब तैयार करता है तो यहाँ पर एक बहुत मोटी परत बना लेता है, वो किसकी? ब्लड की बॉल बना लेता है। क्यों? अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो उस फर्टिलाइजेशन के लिए, उस बेबी को सुरक्षित करने के लिए वो अपने आप को पहले से भित्ति मसल में स्पीसीज हो जाती है और ये भ्रूण के विकास के लिए जरूरी होता है। लेकिन यदि निषेचन नहीं होता तो इस भित्ति की कोई आवश्यकता नहीं रहती, अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त और मैक्यूस रूप में बाहर चली जाती है। यानी कि अगर निषेचन फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये जो भित्ति होती है वो टूट जाती है, डिस्ट्रॉय होती है छोटे छोटे पार्ट्स में, और यूरिया और ब्लड के रास्ते, ब्लड के रूप में ये बॉडी से बाहर डिस्चार्ज कर दी जाती है, जिसे कहते हैं पीरियड्स टाइम। यह चक्र लगभग 1 महीने का समय लेता है। इसे रक्तस्राव या रजोधर्म भी कहते हैं। ठीक है, यह कितना इसका जो टाइम पीरियड है 28 डेज है। कितना है? 28 डेज है। 40 से 50 वर्ष की उम्र बाद अंडाशय का अंड उत्पन्न होना बंद कर देता है। यानी कि 45 से 50 वर्ष की उम्र में महिलाओं के अंदर अंडा का बनना बंद हो जाता है। फलस्वरूप रजोधर्म बंद हो जाता है, जिसे रजोनिवृत्ति भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हम जनन स्वास्थ्य की। तो जनन स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं जनन स्वास्थ्य का अर्थ क्या है। यानी कि जो रिप्रोडक्शन हेल्थ है, हेल्थ ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसकी मीनिंग क्या है? तो जनन से संबंधित सभी आयाम, जन्म से संबंधित, जनन से रिप्रोडक्ट करने से सभी आयाम जैसे शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो या व्यवहारिक हो रूप से स्वस्थ होना। यानी कि यही नहीं कि शरीर से स्वस्थ हो, दिमागी रोग से प्रताड़ित हो, या शारीरिक और मानसिक सही हो, समाज द्वारा प्रताड़ित, तो सभी व्यवहारों से छुड़ा। रोगों का लैंगिक संचरण, यानी कि कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो लैंगिक द्वारा भी संचरण हो जाती हैं, यानी कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती हैं। ठीक है, अनेक रोग हो सकते हैं जैसे जीवाणु द्वारा और विषाणु द्वारा। जीवाणु यानी कि गिनेबिया और सिल्फिस होता है, लेकिन विषाणु द्वारा बहुत खतरनाक बीमारी होती है जिसे मस्सा बेस्ट यानी कि और हाइव यानी कि एड्स HIV वायरस से होती है। इन सभी रोगों से अपना बचाव करने के लिए बाजार में आपको कॉन्डम का उपयोग करने के लिए बहुत बार बोला जाएगा, ताकि इन रोगों की संचरण को कुछ सीमा तक रोका जा सके। अब बात करते हैं गर्भरोधन, गर्भधारण को रोकने यानी कि प्रेगनेंसी को रोकने के लिए भी कुछ प्रकार हैं, कुछ तरीके अपनाए जाते हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। तो सबसे पहला है यांत्रिक अवरोधन। यांत्रिक अवरोधन यानी कि कुछ जनरली जो हम मार्केट में जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं चीज़ें, उनसे सबसे पहला है कॉन्डम। कॉन्डम क्या होता? तो यहाँ से प्रकार कहते हैं गर्भरोधन के प्रकार। सबसे पहला है यांत्रिक अवरोधन। अंडाणु या शुक्राणु का अंड कोशिका तक पहुंचने ना दिया जाए, यानी कि शुक्राणु यानी कि स्पर्म को एग से मिलने ही ना दिया जाए तो गर्भरोधन हो गए, गर्भधारण हो गई नहीं, प्रेगनेंसी होगी नहीं। तो शिशन को ढकने वाले कॉन्डम, योनि में रखे जाने वाले सर्वाइकल कैप का उपयोग हम इसमें कर सकते हैं। रासायनिक टेक्निक यानी कि केमिकल टेक्नोलॉजी क्या आई है?
तो मादा में अंड को ना बनने देना, इसके